मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो योग से संबंधित जानकारियों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए देखते हैं योग क्या है, योग की शुरुआत कब से हो रही है। इस तरह से मतलब योग के बारे में कुछ तथ्यों को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपका योग का जब भी नाम आता है तो एक डेट आता है 21 जून। 21 जून अगर देखा जाए तो इसमें आपका इंटरनेशनल योगा दिवस, इंटरनेशनल आपका योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को क्या किया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, एक डेट आपका आता है 21 जून 2015। इसकी शुरुआत होती है, क्या होती है? शुरुआत होती है अर्थात तब से स्टार्ट हुआ। मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित, मतलब योग की मतलब देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय आपका जो योगा दिवस कब से शुरुआत इसकी हुई? तो आपका 21 जून 2015 से मतलब पूरे विश्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में एक तरह से 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगर देखें तो योग चूँकि वैदिक काल से किया जा रहा है, पुराने वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके पितामह देख लें तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। महर्षि पतंजलि, ऐसा नहीं है कि मतलब इनके ही काल, मतलब इसके पहले भी योग हुआ करता था, लेकिन योग के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी इनका योगदान रहा, काफ़ी कार्य किया। तो महर्षि पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ योगा। क्या कहा गया? फादर ऑफ योगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं कि आपका 21 जून अर्थात 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है और 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे इसके फादर कौन है? फादर ऑफ योगा जो है महर्षि पतंजलि हैं। और देखा जाए कि योग जो है आपका ये किस शब्द से बना है? तो योग जो शब्द होता है संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है। एक तरह से देखा जाए एक संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है युज शब्द है और युज का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या संयोजन। क्या होता है? संयोजन होता है या संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है या कर देना ऑब्लिक, या मिलना होता है। क्या होता है? मिलना या मिलाना, मिलना या मिलाना होता है। इस तरह से देखा जाए तो योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, संयोजन, मिलन या मिलाना होता है। एक तरह से देखा जाए तो युज शब्द है। क्या है? युज धातु है। क्या है? युज धातु है। क्या है? युज धातु है और इसी युज धातु से मिला है, मतलब मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोजन, संयोग, मिलन या मिलाना। तो ऐसे मतलब आपका विकल्प दिया होता है किस धातु से बना है, तो युज से बना है। और किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है। तो आपका संस्कृत भाषा का ये युज धातु से बना हुआ है अर्थात इसकी उत्पत्ति संस्कृत का अगर देखा जाए संस्कृत के शब्द से युज से होती है। ये आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। आई होप कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर करते हों और सामान्य जानकारी के लिए भी ये सब चीज़ें आपको
आनी चाहिए, जानना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसके बारे में अगर देखा जाए, अर्थात इसको इस तरह से कहा भी जा सकता है, इस प्रकार से कहा जा सकता है, मन और आत्मा के समस्त शक्ति को, मन और आत्मा के समस्त शक्ति को परमात्मा से संयोजित करना, मन और आत्मा के समस्त शक्ति को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। हालांकि मन और आत्मा का अगर देखा जाए सही से आप उल्लेख मतलब मनोवैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया है। जैसे मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने उसका मतलब स्पष्टीकरण सही से नहीं दे पाया, उल्लेख नहीं कर मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार पे टिका हुआ है, मतलब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन विभिन्न मतलब प्रकार के एक तरह से विद्वानों ने बताया कि जो मन है और आत्मा है के समस्त शक्ति को, मन आत्मा का उल्लेख भले नहीं लेकिन शक्ति तो आप जानते हैं, शक्ति को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। क्या है? संयोजित करना ही योग है। दूसरा अगर देखा जाए तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करके, चित्त वृत्ति का आप मतलब एक्सप्लेन आगे हम करेंगे, कौन कौन सी चित्त हैं, वृत्तियां हैं, क्या क्या हैं, तो उस पर नियंत्रण करके और एकाग्र करके, क्या करके? एकाग्र करके समाधि की तरफ, समाधि का भी आगे उल्लेख आपको मिलेगा। समाधि क्या है, क्या क्या इसमें कैसे है, इसका उल्लेख मतलब आपका जो योग से संबंधित पूरी जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मिलेगी। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वीडियो मतलब आपका पहला पार्ट है और इसमें कई पार्ट में वीडियो आएंगी। और अगर आप ग्रुप मतलब चैनल पे नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस तरह से देखा जाए समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना ही योग है। समाधि की स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसको योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। तो आपका योग से संबंधित कुछ ये बातें, आइए और देखते हैं थोड़ा सा योग के बारे में। योग की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है, किसके द्वारा होती है, इन सबों पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत 2015 में होती है और 21 जून 2015 को प्रथम योगा दिवस, प्रथम विश्व योग दिवस, प्रथम विश्व योग दिवस अर्थात देखा जाए तो प्रथम विश्व योग दिवस, प्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होती है। क्या होता है? योग दिवस की शुरुआत, विश्व योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे, वो भी फर्स्ट मतलब प्रथम विश्व योगा दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को होती है। और कैसे होती है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपका अगर देखा जाए 21 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका एक प्रस्ताव लाया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और जिसका प्रस्ताव 21 जून 2014 को यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और जिस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2015 को मंजूर कर लिया जाता है। और रिकॉर्ड टाइम में मतलब यूनाइटेड नेशन में कोई इतना कम समय में कोई प्रस्ताव पारित जो हुआ वो आपका विश्व योग दिवस के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी के मतलब प्रस्ताव को मतलब सबसे कम समय का रिकॉर्ड टाइम है, इतने कम समय में अर्थात 90 दिन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था
और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए मतलब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और टोटल 197 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पे सहमति दी गई। सहमति या इसको कह सकते हैं मंजूरी दे दी गई, मतलब लोगों ने मंजूर कर लिया। कितने सदस्यों ने? तो 197 सदस्यों ने इस पे सहमति जताई, मंजूरी दी। और यूनाइटेड नेशन ने मतलब जब सहमति 197 सदस्यों ने दिया तो आपका एक तरह से 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाने की। और प्रत्येक साल उसके बाद ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। पूरे विश्व स्तर पे इसका आयोजन किया जाएगा। और आपके दिमाग में बात आती होगी कि 21 जून को ही क्यों मनाएंगे। तो आपका जो 21 जून होता है, 21 जून का जो डे होता है सर्वाधिक लंबी अवधि होती है। सर्वाधिक लंबी अवधि होती है मतलब घंटे जो होते हैं आपके, अवधि जो होती है मतलब लंबा दिवस होता है। लंबा दिवस होता है, लंबा दिन होता है, लंबा दिवस होता है। तो लंबा दिन होगा अर्थात मतलब सर्वाधिक लंबा होता है। अवधि जो दिन की होती है उस दिन सबसे बड़ा दिन एक तरह से होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर आपका क्या किया गया कि इसमें इसको मतलब मंजूरी दी गई कि मनाया जाएगा। और इसका एक चीज़ और था कि आपका मतलब लंबा दिन है तो मानव मतलब मनुष्य भी दीर्घायु हो। क्या इसका ये था कि दीर्घायु हो, आप भी दीर्घायु हो। दिन भी दीर्घायु मतलब दिन की दीर्घा जो है या दिन की अवधि लंबी है तो मानव की जो उम्र है वो भी दीर्घायु हो, वो भी लंबी हो। इसलिए मतलब कहा गया कि 21 जून को ही मतलब मनाया जाएगा। और किसके प्रस्ताव पे? तत्कालीन 2014 के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और रिकॉर्ड टाइम 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और 21 जून 2015 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अब इसकी थीम को देखते हैं। थीम भी पूछा जाता है कि प्रथम जो विश्व योग दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो 2015 की जो थीम थी क्या है? थीम है तो थीम जो है सद्भाव और शांति के लिए योग। जो प्रथम आपका योग दिवस था, विश्व योग दिवस था, उसकी थीम जो थी सद्भाव और शांति के लिए योग। सद्भाव और शांति के लिए। और ये प्रथम विश्व योग दिवस था तो इसका आपका ये थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आई होप कि मतलब आपको याद रहेगा। दूसरा 2020 में आपका हालांकि कोविड काल रहा, कोविड एक तरह से वैश्विक महामारी रही, तो उसमें जो रहा उसका थीम रहा घर में रहकर योग करें। 2020 की थीम थी कि घर में रहकर योग करें। 2021 की थीम थी बी विद योग, बी एट होम था। अर्थात यानी योग के साथ रहें, घर पर रहें, योग के साथ रहें, घर पर रहें। उस दौरान कोविड मतलब काफ़ी संक्रामक कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी तेज था, इसलिए उसकी थीम थी योग के साथ रहें, घर पर रहें। तो वह आपका ये दोनों प्रथम और वर्तमान में आपका आने वाले समय में जैसे अभी कुछ दिनों में ही आपका फिर विश्व योग 15 जून को मनाया जाएगा। तो 2022 की थीम अभी देखा जाए तो निर्धारित नहीं है। जैसे ही मतलब आएगी हम आपको मतलब एक वीडियो बना के बता देंगे। तो आपका कोविड-19 मतलब कुछ लोगों का इसमें विचार ये है या संभावना व्यक्त की जाती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान योग के लाभों पे केंद्रित हो सकता है। योग के लाभों पे केंद्रित हो सकता है। थीम कुछ भी हो सकती है, मतलब ये संभावित है। क्या है? प्रस्तावित नहीं है, संभावित है
योग के लाभ से संबंधित कुछ थीम हो सकती है या कोई अन्य भी हो सकती है। थीम जब निर्धारित होगी, निश्चित होगी, तो एक वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो आई होप कि आपको ये मैटर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए कुछ और मैटर को देखते हैं, कुछ और बातों को देखते हैं। कुछ एक तरह से देखते हैं कि जो आपके कुछ योगाचार्य हैं, कुछ विद्वानों ने इसको योग को अलग अलग वाक्यों में परिभाषित किया है। तो कैसे परिभाषित किया है, किसने क्या कहा है, इसको देखते हैं कि संपूर्णानंद के अनुसार देखा जाए, संपूर्णानंद ने क्या परिभाषित किया है इसको। तो एक तरह से संपूर्णानंद ने कहा है कि आत्म संस्कार एक उपाय मात्र योग है। आत्म संस्कार जो होता है एक प्रकार का उपाय मात्र ही योग है। क्या है? आत्म संस्कार एक उपाय मात्र ही योग है। किसने कहा है? संपूर्णानंद ने कहा है। कभी कभी क्या होता है कि संपूर्णानंद के अनुसार ऐसे 3-4 पॉइंट दे देता है, पूछता है कौन सी परिभाषा सटीक है, या इस परिभाषा को आपको एक तरह से लिख देता है कि आत्म संस्कार एक उपाय मात्र योग है, दे देगा किसने कहा। तो ऐसे आपका 4 नाम दे देगा। जैसे एक दे देगा संपूर्णानंद के अनुसार, योग के अनुसार, पतंजलि के अनुसार, भागवत के अनुसार, मतलब किसी भी एक तरह से योगाचार्य का या एक तरह से मनोवैज्ञानिक का नाम दे देता है, किसी विद्वान का नाम दे देता है, किसी दार्शनिक का नाम दे देगा और देखा जाएगा किसने क्या कहा है, तो यही लाइन दे देगा। कोई लाइन देता है, 4 नाम देता है। इस तरह से आपका एक आध क्वेश्चन रहता है। अगर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर रहता है। उसके अलावा भी जैसे योग दिवस वगैरह हमने बताया, ये सब तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। 2022 की थीम मतलब अभी होने वाला है, तो उसका भी पूछा जा सकता है। तो आपका आत्म संस्कार एक उपाय मात्र योग है, किसने कहा? संपूर्णानंद ने कहा। और योग शास्त्र के अनुसार देखा जाए कि योग क्या है, तो योग शास्त्र कहता है कि सभी चिंताओं का परित्याग निश्चित हो जाना, सभी चिंताओं का परित्याग निश्चित हो जाना। क्या हो जाना? निश्चित हो जाना। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है। तो पतंजलि दर्शन पे आते हैं। महर्षि पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है, और महर्षि पतंजलि की एक बुक है महर्षि दर्शन। तो महर्षि दर्शन में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए, महर्षि पतंजलि ने योग पे काफ़ी कार्य किया, योग के को मतलब लिखा भी है। योग दर्शन में इसका उल्लेख भी किया गया है। इससे पहले भी आपका योग होता रहा है, बहुत से लोगों ने मतलब योग किया, लेकिन योग का एक देखा जाए सर्वाधिक योगदान देने वाले महर्षि पतंजलि रहे। तो महर्षि पतंजलि को इनका फादर माना जाता है। यही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा नहीं था इसके पहले योग नहीं था, इनके पहले भी था। जैसे ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक होता था पहले, बाद में आपके फ्रांस के आपके फ्रांसीसी एक थे आपका वैरन पियरे डी क्वर्टिन, इन्होंने फिर से ओलंपिक को शुरू करा दिया। तो ओलंपिक का पितामह मतलब मॉडर्न ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, मॉडर्न ओलंपिक का फादर कहा जाता है। तो फादर आपको वैरन पियरे डी क्वर्टिन को कहा जाता है। उन्होंने मतलब काफ़ी कार्य किया उस पर, और उनके एक तरह से अथक प्रयासों से पुनः ओलंपिक शुरू हुआ। वैसे योग तो चलता रहा, सदियों से आ रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं है कि कब से चला आ रहा है, लेकिन पतंजलि ने इसके लिए काफ़ी वो किया, तो इनको पितामह कहा गया। यही प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। तो आपका पतंजलि योग दर्शन जो है, पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जो है, उसके अनुसार योग क्या है, तो उसके हिसाब से देखा जाए चित्तवृत्तियों को पूर्णतः रोक देना। चित्तवृत्तियाँ जो होती हैं ये, इनको पूर्णतः रोक देना ही योग कहलाता है। यही आपका दे देता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार इसने क्या कहा है, चित्तवृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है। ऐसे देखा जाए भागवत गीता के अनुसार कि भागवत गीता, श्री भागवत गीता जो है क्या है, श्री भागवत गीता जो है, तो श्री भागवत गीता में अगर देखा जाए
तो उसका मेन वो देखा जाता है। तो भागवत गीता का यह है कि कर्म करिए आप और आप फल की चिंता न करिए। कर्म आप करेंगे, फल की प्राप्ति अपने आप होती है, स्वतः हो जाती है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल होगा, मतलब कर्म की प्रधानता है। क्या बताया गया है गीता में? कर्म की प्रधानता बताया गया है। उसी से आपका ये मिलता जुलता इसमें योग को भी देखा जाए परिभाषित किया गया है। कर्म करने की निपुणता ही योग है। क्या करना है, मतलब क्या है? गीता में आपका श्री भागवत गीता के अनुसार इसको क्या परिभाषित किया गया है? कर्म करने की निपुणता ही योग है। कि आपका कर्म एक तरह से, कर्म में आप निपुण हैं, किसी कर्म को मतलब एक तरह से देखा जाए कर्म की निपुणता मतलब परिपक्वता आ जाए, निपुण हो जाए, उसी को योग कहा जाता है। किसमें कहा गया है? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार कर्म की निपुणता ही योग है। तो आई होप कि ये प्रमुख परिभाषाएं रहीं, जो एक तरह से देखा जाए संपूर्णानंद के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, श्री भागवत के अनुसार। इसके अलावा हमने बताया कि योग युज धातु से बना है, जिसका है जोड़ना, संयोग, मिलना या मिलाना। तो शुरुआत हमने बताया, ये मेन कुछ परिभाषाएं बताया जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आई होप कि आपको मतलब याद रखेंगे। और आइए कुछ योग से संबंधित इतिहास को देखते हैं। योग से संबंधित योग का क्या इतिहास रहा है, इसके बैकग्राउंड में जाके किसी भी चीज़ को पता करने के लिए उसका इतिहास पहले जानना जरूरी होता है। तो इतिहास भी थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए देखा जाए योग का इतिहास। योग के इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास अगर देखा जाए, जो लिखित प्रमाण किसी भी बात का, किसी भी मतलब किसी भी घटना का, किसी बात का जिक्र जब किया जाए तो उसके लिए जब प्राचीन समय में उसका अगर पीछे का ये पता करना है, पीछे की जानकारी को करना है, तो इतिहास, बीती हुई बातों का वर्णन इतिहास में किया जाता है। तो इतिहास अगर देखा जाए, योग का इतिहास देखा जाए, तो योग का इतिहास अगर देखा जाए, क्योंकि लिखित प्रमाण जो होते हैं वो इतिहास में ही मिलते हैं। तो लिखित प्रमाण जो होते हैं आपका देखा जाए तो हिंदुओं का अगर देखा जाए, हिंदू धर्म का देखा जाए तो ढेर सारी जो धार्मिक ग्रंथें हैं, क्या हैं, जो महान धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ हुआ करते हैं, उनको अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। हिंदू धर्म की ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को वेद कहा जाता है। तो वेदों में भी प्राप्त हुआ है। किसमें हुआ है? वेद में प्राप्त हुआ है। और वेदों में प्राप्त हुआ है इसलिए मतलब योग की जानकारी, योग की जानकारी वेदों में भी मिलती है। और वेद आपकी हिंदू धर्म की एक तरह से धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होती हैं। तो वेद में भी इसका वर्णन मिला है। अब देखते हैं वेदों का योग। वेदों का जो आपका है, वेदों को योग का आध्यात्मिक विज्ञान भी कहा जाता है। जब योग का वर्णन वेदों में मिलता है तो वेदों को योग का आध्यात्मिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक विज्ञान। योग को एक तरह से वेदों को योग का आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसका वर्णन योग में मतलब आपका योग का वर्णन आपका वेदों में मिलता है, इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान। तो एक तरह से आपका योग का आध्यात्मिक विज्ञान किसे कहा जाता है? योगों को कहा जाता है। मतलब योग का आध्यात्मिक विज्ञान किसे कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है। या देखा जाए वेदों को योग का आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो देखा जाए वेद जो आपके थे, तमाम वेद हैं। वेदों के अलावा देखा जाए तो वेद काल के बाद आपका आता है महाभारत काल आता है, रामायण काल आता है। क्या आता है? रामायण काल आता है। तो इनमें भी अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत जो आपकी घटनाएं हैं लगभग 1600 BC की हैं। कितनी हैं? लगभग 1600 BC की घटनाएं हैं। तो रामायण और महाभारत काल जो है, इस काल में भी योग का वर्णन मिलता है। क्या है? इस काल में भी योग का वर्णन किया गया है। ये सब का अध्ययन करेंगे रामायण महाभारत में तो योग यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब ये प्राचीन काल से योग चला आ रहा है और वर्तमान में योग शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान में योग
शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। योग अलग विषय नहीं है, योग शारीरिक शिक्षा में समाहित कर दिया गया है। तो आपका देखा जाए पतंजलि योग धरोहर, अगर देखा जाए महर्षि पतंजलि का अगर देखा जाए तो इनकी एक संग्रह है, एक पुस्तक है जिसका मतलब नाम है योग धरोहर। क्या है? योग धरोहर है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, योग धरोहर है, क्या है? पुस्तक है। तो योग दर्शन अभी हमने बताया, योग दर्शन भी है। और देखिए योग धरोहर में भी योग का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा योग दर्शन का हमने अभी बताया। फिर अगर देखा जाए तो और आते हैं जो कुछ आपके कवि हैं, लेखक हैं। देखिए कबीरदास मिलेंगे, तुलसीदास मिलेंगे और सूरदास जैसे कवियों ने भी, लेखकों ने भी इन्होंने क्या किया है, रचयिता हैं एक तरह से, तमाम पुस्तकों का इन्होंने वर्णन किया। तमाम पुस्तकों में इन्होंने योग का वर्णन किया है, अपनी रचयिता जो भी इनकी है इसमें वर्णन किया है। ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हिंदी वगैरह में तो इनकी बुक पूछी जाती है, इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन योग धरोहर, योग दर्शन आपको जानना है। महाभारत रामायण काल में और 1600 BC में अगर देखा जाए तो तब भी वर्णन मिलता है, वेद काल में भी मिलता था, तो वैदिक काल में मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा अन्य धर्मों की धार्मिक ग्रंथें देखा जाए, जैसे एक धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में भी योग का वर्णन मिलता है। फिर आपका आता है योग पे एक काल ऐसा आया जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, मुगल काल। इतिहास में मतलब मिलता है मुस्लिम काल। क्या मिलता है? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आता है अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार आती है, ये काल आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या आता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, अर्थात अंग्रेजों की शासन था भारत, मतलब भारत जो है जिस पे अंग्रेजों का शासन काफ़ी दिनों तक रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहा। उस काल में योग को और जो धार्मिक एक तरह से कर्मकांड हुआ करते थे उसको अंग्रेज पाखंड मानते थे, उसको आडंबर मानते थे और इसको मतलब काफ़ी एक तरह से समाप्त करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, और हालांकि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। उसके बाद जब अंग्रेज अपने यहाँ से चले गए 1947 में, जब आपका देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पुनः योग के केंद्र पूरे देश में जगह जगह योग के केंद्र स्थापित किए गए, योगा के सेंटर स्थापित किए गए, जहाँ योग के लिए प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार का होता है। और वर्तमान में योग आपका काफ़ी हाईटेक हो चुका है, मॉडर्नाइज हो चुका है। आधुनिक योग आपका मतलब योग का इस समय काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी 2022 की हो सकता है थीम यही बने, कोविड-19 महामारी में योगों से लाभ, मतलब योग के लाभों का एक तरह से बन सकता है। या अभी जो 2021 का रहा, घर में रहें, योग के साथ रहें, ये सब जो आपका थीम अभी हमने जो बताया, तो इसका महत्व इसी से आपको समझ में आ रहा होगा। और 1947 में आज़ादी के बाद जब आपका देखा जाए NS आपका है NSNIS, वर्तमान में इसका देखा जाए NSNIS मतलब नेशनल स्पोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला। कौन सा केंद्र? पटियाला का जो केंद्र है उस समय आपका NIS केवल था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट था। बाद में उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम दे दिया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट आपका जो पटियाला है, वहाँ पे प्रथम एक तरह से देखा जाए योग के लिए योग के क्षेत्र में डिप्लोमा प्रदान किया गया। और वर्तमान में पूरे भारत में देखा जाए कम से कम हजारों ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे योग की शिक्षा दी जाती है। और वर्तमान में योग जो आपका है शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा के अंदर ही योग समाहित है, लेकिन योग को अलग से भी किया जाता है और योग के मतलब शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन योग की अस्थाई शिक्षक और शारीरिक शिक्षा ये दोनों अनिवार्य है। तो दोनों को समाहित करके इसका अनिवार्य शिक्षक जब तक पूरे देश में नहीं रखे जाएंगे, अनिवार्य और अस्थाई, तब तक मतलब थोड़ा सा
कमी रहेगी। इसलिए आने वाले समय में योग को शारीरिक शिक्षा में समाहित तो है, ये शारीरिक शिक्षा में योग का सिलेबस है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक जगह, हर जगह मतलब योग के शिक्षक की बड़े पैमाने पर ज़रूरत है और पूरा विश्व योग कर रहा है। तो ये वीडियो का एक तरह से योग से संबंधित प्रथम पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख लें शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा और अगली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, सीख लें, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी लाभप्रद होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।